जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकेश दलाल और स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, हमारा मॉडल्स ऑफ एटम ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि देखो, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो उससे कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होके जा रहे होंगे। देखो ये क्या है, न्यूक्लियस प्लस चार्जेस है। ये हमारा एटम है, ये हमारे पास ऐसे कुछ और प्लस चार्जेस हैं, ये दूसरा एटम हो गया। ऐसे ये कुछ प्लस चार्जेस है, ये तीसरा एटम हो गया। ठीक है, अब हम जब यहाँ पे अल्फा रेज डालेंगे, ये ऐसे गई, ऐसे गई, ठीक है, इस तरह से मैक्सिमम रेज तो ऐसे गई थी। कुछ रेज ऐसी भी थी जो इसके काफ़ी क्लोज पहुंच गई, जहां पर कि सिमिलर चार्ज होने का रिपल्शन फील हुआ। जैसे कि मैं अब जो बनाऊंगा तो यहां पे क्या हुआ, इसको रिपल्शन महसूस हुआ, ये इस तरफ हो गई, डिफ्लेक्ट हो गया अपने एंगल से। यहां पे एक थी, ये ऐसे चली गई, इसी तरह से यहां पे होगा, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे, ये इस तरह से हमारे पास कुछ कुछ रेज जो थी वो किसी पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और 20,000 में से एक ही ऐसी थी जो कि रिबाउंड हुई, जो कि बिल्कुल क्या होगा, न्यूक्लियस के सामने चली गई होगी। अब न्यूक्लियस का हाईली डेंस है, मतलब आप उसमें से गुजर ही नहीं सकते हो, तो क्या इसके पास एक ही रास्ता बचा कि अब क्या है, ये अब ये वापस लौट जाए। ये 20,000 में से एक रे इस तरह से रिबाउंड हो जाती है। तो अब जरा समझिए इस चीज को। अब सवाल उठता है कि कितने एंगल से कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं। कहने का मतलब समझिए जरा आप। पहले मैं आपको बताऊंगा इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस का कोई सेंटर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है, मैंने इस सेंटर से एक लाइन खींच दी इस तरह से, ये अल्फा पार्टिकल नहीं है, उसका पाथ नहीं है, ये सिर्फ मैंने क्या किया है, न्यूक्लियस के सेंटर से एक लाइन खींची है। ठीक, अब यहां से ये जो अल्फा रे है हमारे पास, इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको बी से शो करते हैं, इसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, अब मान लो जैसे मैं इस वाली रे की बात करूं, इस वाली रे की बात करूं, बल्कि इसकी बात करेंगे तो बेटर रहेगा कि वहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी ऊपर। ये इसका सेंटर लगा लिया हमने, ठीक है, तो ये क्या है, बी डिस्टेंस हो गया इंपैक्ट पैरामीटर। अब यहीं से ये अगर ऐसे गई है ना, तो ये इसको मैं सीधा बना दूं पहले। अब क्या है, मैंने इसको ऐसे ही लिया, तो स्टूडेंट यहाँ पे अब ये जो एंगल बना है ना, ये है आपका थीटा, कि ये जो अल्फा रे है ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, इस तरह से हमें थीटा का पता चलता है। अब सवाल ये उठता है, किसी थीटा एंगल से कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, हम उसे कैसे निकालें। देखिए उसके लिए फिर फॉर्मूला है, कैसे क्या कुछ देखते हैं। अब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल थीटा, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उनको n से शो करेंगे। ठीक है, तो n क्या होता है, n होता है आपका n इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन की पावर 4 थीटा बाय 2, ये आता है। अब इस चीज को थोड़ा सा गहराई समझते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले का वास्तव में मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए हम यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भी लगा सकते हैं, या इसको हटा के हम के भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब जरा ध्यान से समझना। हम पहले साइन की वैल्यू को समझते हैं। साइन थीटा, जहां पे थीटा होगा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पे होती है 0, 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2 और 90 पे होती है 1। तो मैं कह सकता हूं ना
कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, साइन में जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब एंगल 0 से 30, 30 से 45, 40 से 45, 60 जब जा रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बढ़ रही है। अब इस बात को समझना जरा, अगर थीटा इंक्रीज करता है, अगर ये थीटा इंक्रीज करता है तो वैल्यू बढ़ेगी, साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू भी क्या बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता जाएगा, लार्ज होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब अगर ये बड़ा होता जाएगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो स्मॉल हो जाएगी। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल। बात को समझो जरा आप कि क्या बोलना चाह रहा है। अगर मैं कहूं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वैल्यू क्या है 0.5, 0.33, 0.25, 0.20। तो यहां पे आपने क्या देखा कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है ओवरऑल रिजल्ट क्या है, छोटा होता जा रहा है। तो इसी तरह से अगर जो कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रही होंगी रेज, देखो डायग्राम थोड़ा बड़ा बना के समझते हैं ताकि पिक्चर थोड़ी और अच्छी तरह क्लियर हो, खिचड़ी ना बने इसके अंदर। ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अब समझना जरा, ये मैं एक लाइन खींच रहा हूं जो न्यूक्लियस के बीचों बीच से जा रही है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे पार कर दिया इसको। अब हमारे पास यहां से अल्फा रे आई, एक पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, ठीक है। दूसरी आई, वो भी किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई इस तरह से, ठीक। कोई तीसरी आई, वो भी ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। चौथी आई, इस तरह डिफ्लेक्ट हो गई। अब जरा समझना इस चीज को बहुत ध्यान से कि कितने ऐसी अल्फा पार्टिकल्स हैं जो किसी थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे। मतलब हम क्या निकालेंगे अब, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल थीटा, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, ठीक है ना। अब देखो इसमें थीटा निकालते कैसे हैं, ये जो लाइन गई है, अब जैसे मान लो मुझे, मैं इनको नाम भी देता हूं, मैं इनको नाम देता हूं, जैसे इसको नाम देता हूं मैं अल्फा 1, ये अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। ये है तो अल्फा पार्टिकल, मैंने सिर्फ क्या किया, इनका लेबल बना दिया, मतलब लेबलिंग कर दी है 1 2 3 4, ताकि पता रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो मेरी अल्फा 1 है वो यहां पे आई है, अल्फा 2 यहां पे आई है, अल्फा 3 यहां है और अल्फा 4 मेरे पास यहां पर है, ठीक है। तो मैं पहले बात करूंगा अल्फा 1 की, अल्फा 1 की। तो देखो जो अल्फा 1 की लाइन है ये रही, मैं इसी के पैरेलल यहां से लाइन खींचूंगा, हम यहां से खींचेंगे इसको ऐसे, हाँ ये ठीक है। अब ये जो अल्फा 1 है यहां से, ये इसके बीच की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं हम, मैंने बताया था इंपैक्ट पैरामीटर, इंपैक्ट पैरामीटर। और अब ये जो एंगल आप देख रहे हो यहां पे, ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा, कि कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है, अल्फा 1 थीटा एंगल से, ठीक है। अगर मुझे ऐसे अल्फा 2 के लिए निकालना हो, मुझे अगर अल्फा 2 के लिए निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, ये गई है ऐसे, तो ये मैं अलग कलर से इसको शो करता हूं थोड़ा सा, ये इसका इंपैक्ट पैरामीटर होगा जो 2 वाली है, ये इसका इंपैक्ट पैरामीटर है, ठीक है। इसका एंगल क्या होगा, यहीं से लूंगा मैं, यहीं से। अब ये आपका इधर तक जाएगा, ये थीटा 1 था तो ये क्या हो गया आपका थीटा 2। मतलब जो मेरे पास अल्फा 2 है वो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। तो हम ये निकालना कि थीटा 1 से कितनी अल्फा रे डिफ्लेक्ट होंगी, थीटा 2 से कितनी होंगी, थीटा 3 से कितनी होंगी, थीटा 4 से कितनी होंगी, ठीक है। तो वही हम निकाल रहे हैं। तो इसके लिए इसने फॉर्मूला बताया कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाय 2, जो मैं भी डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, ठीक है।
तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि जो साइन थीटा होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसकी जो वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे ये 1/2 तो 0.5 हो गया। अब ये √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है 1.414, 1.414। देखो जो डिनोमिनेटर है वो 2 की जगह कितना होगा, 1.414 होगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। अब ऐसे आगे हैं, अगले में क्या है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, उसको डिवाइड करोगे अब 2 से क्या आएगा, 0.8 के आसपास आएगा, 0.8 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू होती है। तो यहां से चीजें क्लियर है कि जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ये वाला, तो मुझे बात ध्यान रखनी होगी कि मैं जिस चीज को बड़े एंगल पे दिखा रहा हूं, ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा हूं, थीटा की वैल्यू अगर मैं ज्यादा दिखा रहा हूं, तो वहां पे मुझे ऐसे पार्टिकल की संख्या क्या दिखानी पड़ेगी, मुझे कम दिखानी पड़ेगी, मुझे कम दिखानी पड़ेगी। मतलब अगर मान लो कि ये आपका 30 डिग्री और ये वाला आपका 40 डिग्री है, तो 30 डिग्री जो है, जो 30 डिग्री जो छोटा एंगल है, वहां से उस एंगल पे ज्यादा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, जबकि जो ज्यादा एंगल है 40 डिग्री वाला उस पर कम हो रहे होंगे। और जो 90 डिग्री वैल्यू आती है, जो ऐसे कर देते हैं हम, वो क्या होगा, वो बहुत ही कम होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 90 है, ठीक है, तो वो क्या होगी, बहुत कम होगी उसमें। अब देखो थोड़ा सा आगे की तरफ, अब ये कहता है कि जो इसका स्लोप आया है, ये जो स्लोप आप देख रहे हो, ये जो स्लोप आता है, डिफ्लेक्ट हुई तो स्लोप आया नहीं, या तो ढलान आएगी, स्लोप मतलब और कुछ नहीं, स्लोप का मतलब होता है या तो चढ़ाव या ढलान, इसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, और वो क्या है, वो है tan θ/2 इज इक्वल्स टू के आपको पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो उसी को मैं के बोल रहा हूं अगर मैं MK सिस्टम लेके चल रहा हूं। अब मेरे पास देखो एक है Z1e, ये Z1e क्या है, हमारे पास जो न्यूक्लियस है, हमारे पास जो न्यूक्लियस है, इसमें इसका एटॉमिक नंबर मान लो इस एटम का है Z कोई नंबर है, 89, 59, 63 जो भी है, कोई नंबर है। तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, और हर प्रोटॉन में कितना चार्ज, E चार्ज। तो Z1, मैं इसको Z1e बोल रहा हूं, Z1e। तो Z1e क्या है, न्यूक्लियस पर जो चार्ज है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल के चार्ज को मैं बोल रहा हूं Z2e। ये क्या है, Z2e, हमें पता है इसमें 2 ही चार्ज होता है, मैं इसको Z2 लिख रहा हूं फिलहाल। तो ये क्या हो गया आपका Z2e, Z2e डिवाइड बाय mv²b। अब m क्या है, v क्या है, b है, मैं उसकी बात करता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो चीज बताई है वो क्या है, मैंने पहले आपको ये बताया है कि जो Z1e है वो क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। जो Z2e है वो क्या आपका, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। m क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। v क्या है, कितनी वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। b क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो सारे टर्म मैंने बता दिए कि क्या कुछ। अब यहां से क्या पता चलता हम लोगों को कि अगर मैं वेलोसिटी, देखो डिनोमिनेटर में आ रहा ना वेलोसिटी, तो जितना मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाऊंगा, उतना ही स्लोप क्या आएगा मेरा, कम आएगा। tan थीटा की वैल्यू उतनी क्या आएगी, कम आएगी। मतलब क्या है, अगर मैं ज्यादा मतलब इसी लाइन से, जो ये मान लो हमारे पास जो डिस्टेंस b लिखा हुआ b1 जो भी है, मैंने दोनों को तो b नहीं लिखा है, मैंने दोनों को भी लिखा, तो इसको एक को b1 कर दो, एक को b2 कर दो। ये मान लो b1 है तो ये आपका b2 है, ठीक है। तो यहां पे मान लो मैं किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से, सपोज कर लो ऐसे मान के चल रहा हूं, मैं कोई भी नंबर लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, कोई भी नंबर लेके चल रहा हूं। सपोज करो मैं यहां पे नंबर लेके चल रहा हूं
2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल को डालूं, वो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। अगर अब इतनी दूरी से, यहां से इंपैक्ट पैरामीटर इतना ही रहे मेरे पास, मतलब ये जो यहाँ पे डिस्टेंस है, जो ये आ रहा है वहाँ से न्यूक्लियस सेंटर की डिस्टेंस जो है वो मैं कितना, वो इतनी रहे, और वेलोसिटी कर दूँ 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। मैंने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा दी, वेलोसिटी बढ़ा दी, कहता है थीटा कम हो जाएगा उसका। मतलब अब जो डिफ्लेक्शन है ना, जो ऊपर जा रहा है, ये जो आप येलो लाइन देख रहे हो, अब डिफ्लेक्शन ये वाला नहीं रहेगा, अब डिफ्लेक्शन उससे कम हो जाएगा। मैं अलग से इस डायग्राम को बना देता हूँ एक बार, क्योंकि सारा एक में बनाऊंगा तो खिचड़ी बन जाएगी बिल्कुल ही, ठीक है। तो क्या कहता है, यहां से पहले एंगल ऐसा आया, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास थीटा बन गया, ठीक है। ये इंपैक्ट पैरामीटर आ गया, टेंजेंट डाल के इस पे, परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, यहां पे एंगल आया थीटा, यहां पे एंगल कितना आया मेरे पास, थीटा 1, ठीक। अब ये कहता है यहां पर वेलोसिटी थी 2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहीं से मैंने क्या किया, दोबारा अल्फा पार्टिकल डाला, लेकिन अब वेलोसिटी रही उसकी 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 4 मीटर पर सेकेंड। मैं पहले वाले को येलो से कर देता हूं कि 2 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, ये 3 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि अब क्या होगा, अब ये जो एंगल थीटा था ना, ये जो स्लोप है, जितना ये चढ़ाव था, ये कम हो जाएगा। मतलब ये लगा लो कि ये आपका कुछ ऐसा चला गया। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे जो थीटा होगा, अब जो थीटा होगा, अब वो थीटा कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा अलग कलर का यूज कर लूं मैं। तो अब मैं यहां पे जो लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, अब ये है मेरा थीटा, यहां से यहां तक थीटा 2, तो स्लोप क्या हुआ मेरा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। थीटा डिक्रीज कर गया, क्यों, क्योंकि देखो 10 की वैल्यू भी क्या होती है, टेन थीटा भी थीटा के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। टेन थीटा होता क्या है, जरा समझो इस चीज को। साइन की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये साइन था, साइन की वैल्यू पुट किया, मैं कोस लिखूंगा, अगर कोस में क्या होगा, ये चीजें उल्टी हो जाएंगी। यहां 1 है, या √3/2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है, और वो क्या है, 0 है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है ना। और कोस की वैल्यू क्या है, डिक्रीज करती जाती है। तो ओवरऑल टेन थीटा की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि न्यूमरेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा, डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, ठीक। तो टेन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। और यहां पे हमने क्या देखा, ये बोलता है वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ाओगे तो स्लोप कम आएगा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जितनी तेजी से अल्फा पार्टिकल को लेके आओगे, उतना ही स्लोप क्या जाएगा मेरे पास, कम जाएगा, ठीक। अगला वो क्या बोलता है, इंपैक्ट पैरामीटर। मतलब अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो भी थीटा कम होगा। मतलब कहने का क्या है, एक रे जो यहां से गुजर रही है, मतलब जो इसके पास से गुजर रही है, सीधी बात है, रिपल्शन भी ज्यादा होगा ना, तो ये इस एंगल पे गई। लेकिन अगर वो दूरी से गुजर रही है, ऐसे दूर से गुजर रही है, तो अब इसका स्लोप कम जाएगा, ये ऐसे जाएगा। बात को समझो जरा इस बात को, कि अगर मैं यहां बात कर रहा हूं स्लोप की, तो यहां पे अगर आप देखोगे जो डिस्टेंस है, जो B1 है, वो B2 के मुकाबले क्या मिलेगा आपको, रिपल्शन डिक्रीजेस। ये आप देखो, ये ऐसे गया, B2 के मुकाबले B1 क्या होगा आपका, B1 बड़ा होगा, B1 क्या है, छोटा होगा। क्यों, वो दूरी से जा रहा है, जितना वो दूरी से जाएगा उतना उसको स्लोप कम मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको नीचे की तरफ आ जाएगा। दूसरा क्या जाएगा, जो उसके करीब से जाएगा, सेंटर करीब से जाएगा, वो क्या होगा आपका, ज्यादा स्लोप पे जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, हायर रिपल्शन के कारण। आगे बोलता है, एम का तो हो गया, ठीक है, ऐसे चार्जेस का है, ठीक है। चार्ज की सीधी सीधी बात है, जितना आप न्यूक्लियस को हैवी लेते जाओगे,
जितना आप न्यूक्लियस को हैवी लोगे उतना रिपल्शन ज़्यादा होगा अपोजिट चार्ज पे, जितना रिपल्शन ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, स्लोप भी ज़्यादा बनेगा। ठीक, तो ये हमारे पास इसके स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है। और यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो किसी पर्टिकुलर एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा की। अच्छा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हम ऐसे बना देते हैं, क्या है, इसे हम बोल देते हैं कांस्टेंट, या बोल देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो, कई बार आपने ऐसे लिखा देखा होगा, कई बार ऐसे भी लिखा देखा होगा, ऐसे हम क्या बोल देते हैं कि ऊपर वाले को तो हमने बोल दिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे वाले को बोल दिया हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी घटेगी, और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो समझ में आ गया हमें, ये आपको ही पता है। ठीक है, अब ये साइन कब, कई बार आपने ये लिखा देखा होगा, कई बार आपने ये लिखा देखा होगा कि जैसे मैं अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करूं कि एटॉमिक साइज increases with increase in number of period, ऐसे आपने सुना होगा। ठीक है, कभी आपने ये लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। भाई बात को समझना, पीरियड मतलब नंबर ऑफ शेल। मान लो किसी में 1 शेल है, फिर दूसरे में 2 शेल है, तीसरे में 3 शेल हैं, तो ये बात तो साफ है कि जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, शेल्स बढ़ रही है तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल के बीच की दूरी भी क्या है, बढ़ती जा रही है, तो रेडियस बढ़ रही है। तो मैंने ऐसे क्यों नहीं लिख दिया कि नंबर ऑफ पीरियड जो होता है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने यही क्यों लिखा कि इसके इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है। देखो, जब भी कोई ग्राफ किसी इक्वेशन को फॉलो करता है, जब भी कोई ग्राफ किसी इक्वेशन को फॉलो करे, चाहे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो, चाहे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, चाहे कोई भी दूसरी इक्वेशन हो, अगर वो उसको फॉलो कर रहा है तो वहां पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा सकते हो। एपी जीपी किसी को भी फॉलो कर रहा हो, जैसे अगर बात करूं मैं, अगर यहां पे बात करता हूं एंगल और नंबर ऑफ अल्फा पार्ट स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स, तो यहां पे क्या पता चलता है, ज्यादा एंगल पे कम डिफ्लेक्ट होंगे। तो जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की संख्या जो कि स्कैटर हो रहे किसी पर्टिकुलर एंगल पे वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो ये एक इसकी अपनी एक इक्वेशन होती है, इसकी अपनी एक इक्वेशन होती है कि हाँ जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे किसी इक्वेशन को फॉलो करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है। तो ऐसी चीज़ों में चाहे ऐसा ग्राफ हो, चाहे आपका ऐसा ग्राफ हो, ठीक है, चाहे वो ग्राफ यहाँ से जा रहा हो, इस तरह की चीज़ों में आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन लगाते हैं। लेकिन मान लो आपका ग्राफ जो वैल्यूज पुट कर करके ऐसा कुछ आ रहा हो, ये कोई इक्वेशन फॉलो नहीं कर सकता। अब क्योंकि ये कोई इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है तो इसमें मैं डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा सकता, बल्कि इसको और सही तरह बनाने की कोशिश करता हूं मैं। देखो, ऐसा ना बना के मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, ये डिक्रीज तो कर रहा है पर ये किस चीज की इक्वेशन, ये है क्या? तो ऐसे केस में आप डिक्रीजिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या डिक्रीज कर रहा है। अगर यही ग्राफ इस तरह से जा रहा होता, जा तो ऊपर ही रहा है
पर इक्वेशन किसकी बनेगी, ना तो स्ट्रेट लाइन की बन सकती है ना किसी और चीज की बन सकती है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि इसके इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज, इसके इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज हो रहा है। उस वाले में अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि इसके डिक्रीज होने से ये डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में, तो ऐसे जब रेडियाई देखोगे ना आप, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई ग्राफ बनता हो कि जैसे मैं कहूं कि यहां पे मैं लगा दूं एटॉमिक नंबर और यहां लगा दूं मैं आपका रेडियाई, या मान लो पीरियड भी लगाना चाहो, अगर आप पीरियड भी लगाना चाहो, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, मैं यहां किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूं, अगर वहां पे पीरियड भी लगाना चाहो तो ये किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ। तो इसलिए ऐसे केस में आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखते, ठीक है। तो ध्यान रखना, हर जगह आप ये साइन नहीं दिखा सकते हो। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कब ये साइन दिखाया जाता है और कब नहीं दिखाया। तो जब भी के लिखा जाए तो मतलब वहां पे क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का ये मतलब होता है। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात में, कांस्टेंट मतलब समान रूप से, ठीक है। तो एक समान रूप से जब हम यहाँ पे y x एक्सिस में कुछ चेंज कर रहे हैं तो y में उसी हिसाब से कुछ चेंज हो रहा है, वो चाहे मल्टीप्लिकेशन की टर्म में हो रहा हो, चाहे क्यूब की टर्म में हो रहा हो, चाहे एडिशन की टर्म में हो रहा हो, किसी तरह से हो रहा हो, वो किसी इक्वेशन को फॉलो करके हो रहा है, ठीक। अब चलते आगे।